सो फाइनली नया चैप्टर आ चुका है, तो बिना देर के लिए चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पुलान एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसानों से ज़्यादा पालतू जानवरों की संख्या ज़्यादा है, जिसे वहाँ पर फार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। वहाँ पर बड़े बड़े माउंटेन्स पर बसे हुए काफ़ी सारे विलेजेस हैं और काफ़ी सारे रूरल लैंड्स हैं। इस शांत से दिखने वाले विलेज में जहाँ पर कभी दुख कभी सुख आता रहता है, वहाँ पर अब एक फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। और इस अनएक्सपेक्टेड सेलिब्रेशन का कारण है 3 दिन पहले आई एक लड़की जिसे गांव का ट्रेजर भी कहा जाता है। हाँ, जेनिका फे लवर, जो कि अब अपने घर आ चुकी है। जहाँ पर जेनिका अब खाना खा रही होती है और अभी भी उसके मन में एडी के ही ख्याल चल रहे होते हैं। वह सोचती है क्या एडी ठीक रहेगा वहाँ पर। तभी उसके फादर कहते हैं, हे जेनिका, क्या तुम कुछ चिंतित हो? क्या ऐसा इसलिए तो नहीं है कि तुमने अपनी क्लास में टॉप नहीं किया था, तुम्हें सेकंड रैंक मिली थी, लेकिन फिर भी चिंता करने की बात नहीं है, सेकंड रैंक ये भी इतनी बुरी नहीं है। जेनिका भी कहती है, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस, हाँ ये थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग तो है कि मुझे सेकंड रैंक मिली है, लेकिन यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर मैं इतनी ज़्यादा चिंता करूँ। लेकिन उस बात को कहने के बाद भी वह अभी भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित होती है, जिसे देखकर उसके फादर कहते हैं, तो क्या क्या वहाँ पर कोई लड़का है जिसे तुम पसंद करती हो? जिस बात को सुनने के बाद जेनिका तो एकदम सुनने से पड़ जाती है। क्या डैड, आखिरकार आप ऐसी बेकार की चीज़ों को कह भी कैसे सकते हो? आपने कहा कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, अगर आप इस तरीके से कहोगे तो कोई भी सुनने से यह लगेगा मैं सच में काफ़ी ज़्यादा चिंतित हूँ। डैड, आप हमेशा ऐसे ही कहते रहते हो। अगर आपके पास ऐसी बेकार की चीज़ों के कहने का टाइम है तो मैं तो यहाँ से जा रही हूँ पशुओं को चराने के लिए। मेरा मतलब मैं वैसे भी जाने वाली हूँ, लेकिन आपने अचानक ऐसी बेकार की चीज़ों को पूछ कर मुझे सच में चौंका दिया था। जेनिका को ऐसे घबरा तो देख उसके फादर और मदर दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सारी बातों को समझते हुए मन में सोचते हैं, क्या एक दामाद जो कि सिल्वेनिया अकेडमी में भी पढ़ता है। उसके फादर तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हुए कहते हैं, जेनिका तुमने फाइनली कर दिखाया। क्या हमारे दामाद ये धनुष चलाना जानते हैं? मेरा भी एक सपना है, मैं अपने दामाद के साथ तीरंदाजी की प्रैक्टिस करूं और उनके साथ वाइन पीऊं। हाँ, वैसे उनके लिए थोड़ा जल्दी हो जाएगा वाइन पीना, लेकिन कोई बात नहीं। तभी जेनिका की मॉम कहती है, अरे डियर ऐसे मत कहो। वैसे जेनिका कि तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर मैं अपनी वेडिंग वाली ड्रेस को निकालूं उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए? मैं सच में ये काफ़ी अच्छा इंप्रेशन डालूंगी उन पर। वैसे क्या तुम मुझे बताओगे नहीं आखिरकार उसका नाम क्या है? जेनिका भाई साहब सच में काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो कहती है, तुम गाइस तुम्हें गलत आइडिया लग रहा है, आखिरकार आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, आखिरकार मुझे बताना भी क्यों चाहिए? आखिर मुझे अपने पेरेंट्स को ये चीजें क्यों बतानी चाहिए? तो भाई जेनिका की मनाही को सुनने के बाद उसके पेरेंट्स भी घुटनों के बल बैठ जाते हैं और वह अपना अलग ही ड्रामा करते हुए कहते हैं, ये दिन तो हमें देखने ही थे, आखिरकार हर पेरेंट्स को ये दिन देखना ही पड़ता है, हमें भी ये दिन देखने ही थे, एक ना एक दिन तो आज हमने देख भी लिए। हमारी जेनिका बेटी सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, जो हमें ही उल्टा जवाब देती है। अब देखना, अब ये यहाँ से जाएगी और डोर को जोर से बंद करेगी और हमसे मना कर देगी अंदर आने के लिए। ओह, कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं हमें। उसके फादर भी कहते हैं, हाँ यही ज़िंदगी का सत्य है, अब से हमें भी लोनली और एकदम निराशाजनक जिंदगी जीनी पड़ेगी। जेनिका भी चिल्लाते हुए कहती है, आखिरकार गाइस तुम क्या कर रहे हो? मैं ऐसा कुछ भी करने वाली नहीं हूँ। उसका ऐसा कहने के बाद उसके पेरेंट्स हमारी जेनिका की तरफ आशा भरी निगाहों से देखने लगते हैं। जेनिका भी इस टाइम पर सच में काफी खतरनाक माहौल में होती है, वह भी पसीने छोड़ रही होती है और उसके पेरेंट्स उसकी तरफ चमकती हुई और आशा भरी निगाहों से देख रहे होते हैं। तो जेनिका लास्ट में बताई देती है, हाँ वह तीरंदाजी में काफी अच्छा है। फिर हमें कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विलेज के लोग जेनिका से कहते हैं, जेनिका मैंने ये सुना है तुम उसे यहाँ विलेज में क्यों नहीं लाती? मैं उसे अपनी 20 साल पुरानी वाइन को लाऊंगा और उसके लिए काफी अच्छा खाना भी खिलाऊंगा। तभी दूसरा विलेजर भी कहता है, हाँ जेनिका तुम सही हो, मैं तो उसके लिए दावत रखूंगा अपने घर। ऐसे ही ऐसे करके सारे विलेजर्स अपनी अपनी बातों को बताने लगते हैं जेनिका को और भाई साहब जेनिका के नाम के नारे लगाने लगते हैं। पूरे विलेज में काफी खुशी का माहौल हो जाता है, लेकिन जेनिका तो इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी होती है इन सारी चीजों से कि वह भी सोचती है, मैं यहाँ और देर नहीं रुक सकती, मुझे अभी के अभी आर्केन आइलैंड वापस जाना है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें आर्केन आइलैंड के नॉर्दर्न फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेरिल्डा एडी से बात करी होती है। मेरिल्डा कहती है, मैं आज से काफी लंबे टाइम तक उन ओल्ड डेज को याद करती रहती थी। एडी भी कहता है, क्या ओल्ड डेज? मेरिल्डा भी कहती है, हाँ मैं आजकल थोड़ी ज़्यादा ही निराशाजनक रहने लगी हूँ और वैसे भी हमने अभी अभी रोड ट्रेलर फैमिली को अभी अभी डिस्ट्रॉय किया है। एडी भी कहता है, मैं डिस्ट्रॉय शब्द का यूज़ तो नहीं करता इसके लिए। मेरिल्डा कहती है, मुझे नहीं पता आखिरकार तुम इस चीज़ को कैसे देखते हो, लेकिन मेरे लिए रोड टेलर फैमिली सच में एक काफ़ी बड़ी हिस्ट्री रही है,
क्योंकि आखिरकार मैंने उस परिवार का नाम काफ़ी लंबे समय से सुनता आ रही हूँ। जब कोई इतना बड़ा ग्रुप या फैमिली अचानक से डिसअपीयर हो जाए तो मुझे सच में पता चल जाता है आखिरकार कितना टाइम बीत चुका है। मुझे नहीं पता आखिरकार मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन सच में ये फीलिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख देती है। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि यह दुनिया मुझे पीछे छोड़ती जा रही है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने एक स्पिरिट के तौर पर भी अपने प्राइम को भी पीछे छोड़ दिया है। एडी भी उसकी बातों सुनकर घबरा जाता है। उसे लगता है कि मेरिल्डा अब जाने वाली है, लेकिन मेरिल्डा कहती है, एडी चिंता करने की बात नहीं है, मैं अभी भी 100-200 साल तो जी लूंगी। लेकिन रुको, क्या तुम मेरे लिए चिंतित हो गए थे कि जब तुमने सुना था कि मैं तुम्हें छोड़कर जल्दी ही चली जाऊंगी? एडी कहता है, हाँ यह एक चीज़ है, लेकिन मैं एक और चीज़ से चिंतित हूँ। आखिरकार तुम चीज़ों से चिंतित क्यों रहती हो? जिसकी बात को सुनकर तो मेरिल्डा थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और कहती है, क्या मैं चिंतित रहती हूँ? हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। ऐसा इसलिए भी हो सकता है वह लड़की मुझे सिल्वेनिया की याद दिलाती है, क्योंकि ग्रेड से सच में काफ़ी अच्छा स्कॉलर था। वह कोई ऐसा पर्सन था जो कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो वह हमेशा अपनी रिसर्च पर ही फोकस करता रहता था। मैं उसे अक्सर देखती हूँ क्योंकि वह मुझे अपने पुराने दिनों की याद दिलाती है। हालांकि अक्सर ये दिक्कत में फंस चुके हो एक बार। एडी भी कहता है, अरे नहीं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो तो छोटा मोटा लफड़ा था जो कि सॉल्व हो गया। ट्रेसियाना ने सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दिया था उस टाइम पर। तो मेरिल्डा कहती है, एक बार फिर से सोचा जाए तो वह लड़की इतनी भी ज़्यादा उस पर्सन की याद नहीं दिलाती। एडी भी कहता है, हाँ ऐसा तो होना ही है, सिल्वेनिया एक काफ़ी बड़ी ग्रेट सेज थी तो उनमें थोड़ा बहुत अंतर तो होगा ही। मेरिल्डा भी कहते हैं, नहीं मैं इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रही, मुझे हाल ही में एक ऐसा पर्सन मिला है जो कि मुझे ग्रेट सेज की सबसे ज़्यादा याद दिलाता है। एडी भी पूछता है, आखिरकार कौन है वो? क्या वह उसकी सिस्टर है? मेरिल्डा कहती है, नहीं उसकी सिस्टर भी नहीं, बल्कि तुम हो एड। तुम मुझे सच में उसकी याद दिलाते हो। यह तथ्य कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो तुम कभी भी गिव अप नहीं करते, और जिस तरीके से तुम मेरे साथ कैजुअली बात कर सकते हो, तुम सच में काफ़ी सिमिलर हो। एडी भी कहता है, क्या अच्छा ऐसा है? एडी भी सोचता है, मैं इसके साथ ऐसे इसलिए बात कर सकता हूँ क्योंकि मेरी एफिनिटी मेरिल्डा के साथ सच में बढ़ चुकी है, वो भी बिना स्टेटस विंडो को देखे हुए। और ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि मैंने मेरिल्डा के साथ सच में काफ़ी बड़ी बड़ी युद्धों को लड़ा है और काफ़ी खतरनाक हार्ड टाइम को भी फेस किया है इसके साथ। गेम में अगर तुम हाई रैंक स्पिरिट के साथ हाईयर एफिनिटी को अचीव कर लेते हो तो ये तुम्हारे स्पिरिट फार्मूला स्टेट को बढ़ा देता है और तुम्हारी स्किल्स की इफेक्टिवनेस को भी बढ़ाता है, और ये टाइम टू टाइम नए इवेंट्स को भी अनलॉक करता है। तभी मेरिल्डा एडी को उसके ख्याल से बाहर निकालते हुए कहती है, मैं एडी, यहाँ पर हाईएस्ट रैंक के विंड स्पिरिट के कॉप्स हैं। जिस बात को सुनकर तो एडी भी चौंक जाता है। मेरिल्डा आगे कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसे वापस दे सकती हूँ। एडी भी हमको बताता है किसी भी एक एलिमेंट में सिर्फ एक ही हाईएस्ट रैंक का स्पिरिट हो सकता है, हालांकि इनके बारे में सिर्फ मैजिक हिस्ट्री बुक्स में ही जिक्र होता है। वैसे हाईएस्ट रैंक का विंड स्पिरिट इस टाइम पर गायब है क्योंकि वह बूढ़ा होकर मर चुका है। अगर मुझे उसकी कॉप्स मिल जाएं तो सच में यह मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यह सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिसे मैंने अपने हिस्ट्री बुक में ही पढ़ा है। मेरिल्डा कहती है, इससे पूरी तरीके से कॉप्स कहना ठीक नहीं रहेगा, इसके बजाय ये उसके अवशेष हैं जो कि उसने छोड़े थे। एडी भी मेरिल्डा से पूछता है, आखिरकार तुम इन सारी चीज़ों को मुझे क्यों बता रही हो कि आखिर इतना बड़ा हृदय परिवर्तन कैसे? मेरिल्डा हमारे एडी के पास आते हुए कहती है, क्योंकि जेनिका में सच में मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है, लेकिन वह कोई ऐसी पर्सन नहीं है जिसके सामने मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकूं, और वैसे भी यह फ्री नहीं होने वाला है। जिस बात को सुनकर तो एडी भी चौंक जाता है। एडी को कुछ तो मांगती है जो कि बताया नहीं जाता अभी। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है आर्केन आइलैंड के बंदरगाह का सीन, जहाँ पर एल्का और जिक्स भी अपनी छुट्टियों से पहले ही आर्केन आइलैंड पर आ चुके होते हैं अपने सामान को लेकर। बेचारा जिक्स तो सी सिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है उस शिप पर। तभी एल्का की नज़र किसी पर जाती है, और वो और कोई नहीं बल्कि होती है हमारी जेन का फेलवर। जेक्स भी कहता है, हम तो सिर्फ इस सोसाइटी को विजिट करने के लिए छुट्टियों से पहले आ गए थे, एक सप्ताह पहले, लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम तो अक्सर लेट आती हो ना जब छुट्टियां पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, ताकि तुम घर पर रहकर अपने परिवार की मदद कर सको काम में। जिस बात को सुनकर तो जेनिका भी कुछ नहीं कह पाती और याद करती है अपने ब्लेज की उस हल्ले गुल्ले वाले माहौल को, जिसे याद करने के बाद तो उसका दिमाग फिर से घूमने लगता है। जेनिका भी कहती है, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैसे चीज़ें ही कुछ इस तरीके से हो गई कि मुझे यहीं पर आना पड़ा। जेक्स भी पूछ लेता है, क्या तुम्हारा एडी के साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा क्या?
जिग्स के ऐसे अचानक सवाल को सुनने के बाद तो जेनिका भी घबरा जाती है, कहती आखिर क्या पूछ रहे हो तुम?" जिग्स कहता है, हाँ क्योंकि मुझसे तुम काफी ज्यादा दुखी सी दिख रही थी। एहलकार जिग्स पे चिल्लाते हुए कहती है, जिग्स तुम सच में काफी ज्यादा रूड हो, ऐसी रूड चीजें कहना अच्छा नहीं लगता। जेनिका उन्हें शांत कराते हुए कहती है कि अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो एडी और मेरे बीच सच में थोड़ा बहुत टकराव तो चल रहा है। मैं सिर्फ इसी वजह से चिंतित हूँ। शायद ऐसा हो सकता है कि जितना मैं सोचती हूँ मैं उससे भी ज़्यादा एडी के लिए एक बर्डन बन चुकी हूँ। और मनी मन कहती है, मेरी वजह से एडी एग्जाम के टाइम पर भी मुझ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। और हाँ, मैं एडी को अपने साथ प्लान लाना चाहती थी, लेकिन एडी ने मेरा प्रस्ताव ही ठुकरा दिया और अकेले ही आर्केन आइलैंड चला आया। यहाँ तक कि मैं उस एडी के कैंप पर भी गई थी रहने के लिए। एडी शायद इस चीज़ से सच में काफ़ी ज़्यादा परेशान होता होगा, लेकिन वह छुपाता होगा इन चीज़ों को। तभी वो जिग कहता है, जेनिका तुम्हें इन चीज़ों के बारे में परेशान होने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तुम किसी लड़के को देखकर बता सकती हो आखिरकार वह किसी चीज़ को पसंद करता है या नहीं। तभी जेनिका कहती है, क्या तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तभी जिग कहता है, एग्जाम्पल के लिए जब कोई लड़का तुमसे दूरियां बनाने लगे, जैसे जहाँ पर हमारी जेनिका कैंप पर पहुंच चुकी होती है और कहती है, हे एडी तुम कैसे हो? एडी भी मुंह फेरते हुए कहता है, ओह जेनिका तुम आ चुकी हो। वहीं बैकग्राउंड में जिग्स जेनिका को बता रहा होता है, अगर वह किसी को पसंद नहीं करेगा तो वह उसके साथ आई कांटेक्ट भी नहीं करेगा, जैसा कि अब एडी नहीं कर रहा। तभी जेनिका एडी से पूछती है, एडी क्या अब तुम ठीक महसूस कर रहे हो? तभी एडी कहता है, हाँ। फिर से जिग्स की बात हमारे जेनिका के मन में आती है, जहाँ पर जिग्स ने कहा था अगर वह किसी पर्सन से बात करना पसंद नहीं करेगा तो वह छोटे छोटे आंसर देना शुरू कर देगा, ताकि कन्वर्सेशन ज़्यादा लंबी ना चले। और वह लड़का सच में काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगेगा उस पर्सन को देखने के बाद, जिससे वह दूरी बनाना चाहता है। इन सारी बातों को एडी में देखने के बाद तो जेनिका भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और सोचती है, क्या सच में मैं एडी के लिए बर्डन बन चुकी हूँ? तभी एडी कहता है, जेनिका मुझे तुमसे कुछ कहना है। जेनिका भी कहती है, हाँ हाँ ना बोलो क्या कहना है। एडी कहता है, ये थोड़ा वियर्ड तो लगेगा लेकिन एक बार मुझे एक्सप्लेन करने दो, ये अच्छा है, एक अच्छे रीजन के लिए। सच कहूँ तो ये एक रिक्वेस्ट के तौर पर इतना कठिन तो नहीं होगा, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए सच में काफ़ी हार्ड होने वाला है। तुम जानती हो ना। लेकिन फिर एडी आगे कुछ नहीं कह पाता और फिर कहने से ही मना कर देता है। तभी जेनिका एडी के पास आती है और कहती है, एड तुम जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो, मैं सुनने के लिए एकदम तैयार हूँ। तो ठीक है, जो भी कहना है साफ साफ कहो, चाहे ये कोई गलत काम ही क्यों ना हो, मैं हमेशा तुम्हारी साइड पर ही रहूंगी। जहाँ पर एडी याद करता है पिछली बातों को मेरिल्डा के साथ हुई थी, जहाँ पर मेरिल्डा एडी से कहती है, हे एडी अगर तुम हाईएस्ट रैंक के विंड स्पिरिट के उन कॉप्स को पाना चाहते हो जिनसे तुम्हारी ट्रेनिंग भी सबसे काफ़ी ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ने लगेगी, तो मैं तुम्हें उन्हें दिला सकती हूँ, क्योंकि सिल्वेनिया ने उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद यहीं दफना दिया था। और अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें हैंड ओवर भी कर दूंगी, लेकिन यह फ्री नहीं होने वाला है। जहाँ पर मेरिल्डा कहती है कि जैसा कि मैंने पहले ही कहा था तुम्हें कि मैं आजकल थोड़ी बहुत परेशान रहती हूँ, लेकिन मैं जिस काम को तुम्हें बताने वाली हूँ क्या तुम उसे कर भी पाओगे? एडी भी कहता है, ऐसा क्या काम चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मेरिल्डा कहती है, जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि टाइम के साथ तुम प्रोग्रेस करते ही रहते हो, और तुम्हें यह भी पता होगा कि जेनिका भी तुम्हें रोमांटिक तौर पर प्यार करती है, तो पहले ब्रेक ओवर होने से पहले तुम्हें करना होगा। तभी एड अपने हाथ को जेनिका के पास ले जाता है और उसके चेहरे को टच करने लगता है। माहौल सच में काफी ज्यादा रोमांटिक हो जाता है, और जहाँ पर मेरिल्डा ने हमारे एडी को जेनिका को एक किस करने के लिए कहा होता है। सच में ये मिशन तो हमारे एडी के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन मजा फिर भी आएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।